बच्चों आज वर्क एनर्जी एंड पावर का अपना दूसरा लेक्चर है। चलिए नाम डाल देते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर नंबर। क्लास में आई होप आप लोगों ने यूट्यूब का वो लेक्चर देख लिया होगा जिसमें आप लोग आए थे। जस्ट आगे आज पढ़ाने वाला देखिए वर्क क्या होता है, ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस, कैसे कैलकुलेट होता है ये भी आपको बताया। लेकिन आज हल्का सा पुराना टच लेके चल रहा हूं। क्या हुआ? हाँ भाई सुनिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, इसे आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बड़ा नन्हा सा सवाल है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, एक्सेस देता हूं आपको, ये इस तरह का मैंने बताया आपको, जरूर आपने आंसर भी। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक प्लेस है ए और यहां से एक दूसरे प्लेस पर चली जाती है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहा हूं, 1,3। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं 4,3, और बच्चों जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी गई है, फोर्स की वैल्यू है y माइनस प्लस 4 के न्यूटन, और इन एक्सेस का जो स्केल है वो मीटर में है। मतलब आप समझ गए होंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, जो फोर्स लिया है वो न्यूटन में लिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बड़ा आसान सा सवाल है। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि पहले आप ए बी पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, जो यहाँ पे ए बी बनने वाला है, दिस इज 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस के कैप। दिस इज 2i प्लस 2j माइनस के। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, और फोर्स का वेक्टर आपके सामने पड़ा है। वर्क के लिए मैंने बोला था आप बिल्कुल सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा एफ और डिस्प्लेसमेंट का। ये आ जाएगा आपका y माइनस 3j प्लस 4k डॉट, फिर ये आ जाएगा आपका 2y प्लस 2k माइनस k। कितना आ रहा है? a1 a2 यानी हो गया 2 इंटू 2, b1 b2 दिस इज माइनस 6, c1 c2 माइनस माइनस ऑफ 6। हो गया सवाल ये। करने के बाद देखिए कांस्टेंट फोर्स से हम लोगों ने वर्क काफी निकाला था अपने पहले लेक्चर में। आज की क्लास की हमारी पहली हेडिंग है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कितना लिख लीजिएगा एंड राइट डाउन द हेडिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या बेटा हटा दूं? वर्क डन बाय वेरिएबल
Right on the next heading, बेटा लिख लिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कुछ आपको मैं स्टेप समझा रहा हूं, इन्हीं को फॉलो करना सबसे बेस्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ बॉडी है कि एक्स एक्सेस करेगी, कहीं पर भी आप बॉडी रख दो, ये मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है। मान लीजिए एक्स इज x1 पर है और हमको x2 तक ले जाए, तो x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक बॉडी को ले जाना है, राइट। जो फोर्स लगेगा वो इस बार कांस्टेंट नहीं, वो इस बार है वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस, बड़ा बढ़िया सा फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दिस इज सपोज k नॉट टाइम्स x, ये लगा फोर्स। और अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप ऐसे, तो ये है फोर्स जो कि x एक्सिस के ही अलोंग लग रहा है और बॉडी भी x एक्सिस के अलोंग जा रही है। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में x1 से x2 तक हमें बॉडी को ले जाने में ये निकालना है कि इस फोर्स से कितना वर्क डन हुआ। बच्चों ध्यान से समझना, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल होता है ये। हमारा जो पहला स्टेप होगा, देखिएगा यहाँ काम भी होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर कैलकुलेशन भी होगा, ध्यान बनाए रखिएगा। हमारा सबसे पहला स्टेप कहता है हमसे, जैसे मान लीजिए यहां पर ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन से जनरल एक्स पर आइए और यहां कहीं पर कंसीडर करिए कि हमारी बॉडी आ चुकी। अब यार ये बताओ, मैं ओरिजिन एक्स पर आया तो फोर्स की वैल्यू तो इस एक्स पर के नॉट इंटू एक्स ही मिलेगी ना। अरे x की वैल्यू जब x ही है तो फोर्स कितना होगा, k नॉट एक्स। जैसे यहां पे निकालोगे तो फोर्स कितना मिलेगा, k नॉट इंटू x1। यहां निकालोगे तो कितना मिलेगा, k नॉट इंटू x2। ठीक उसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि हमारा x1 x2 ना होके मैं किसी जनरल x पर हूं, तो इस वाले पॉइंट पर बच्चों फोर्स की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, मैं बड़े सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, F इज इक्वल टू के नॉट इंटू एक्स। लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि डायरेक्शन इधर से शो ही रहा है, राइट है। अब इसी पहले स्टेप में हमें एक काम और करना, हमें बॉडी में एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट के बराबर शिफ्टिंग करनी है। आपका बहुत पुराना परिचय है dx से। dx क्या होता है, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। लेकिन अगर dx बोलते हो तो वो इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ बच्चों किस एक्सेस में होता है, x में। dy बोलते हो तो इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ किस एक्सेस में होता है, y में। सिमिलरली अगर हम dz बात करते हैं तो वो इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट किस एक्सेस में जाता है, z एक्सेस में जाता है। फिलहाल हमारे पास में x है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स हम इस बॉडी को dx से शिफ्ट करा रहे हैं। क्या ये समझ आया है? मैं बोल रहा हूं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स इस बॉडी को मैं dx से शिफ्ट करवा रहा हूं, राइट। तो मैंने क्या काम किया देखिएगा, मैं यहां से इसको एक डिफरेंशियल एलिमेंट के बराबर शिफ्ट करता हूं और इस एलिमेंट को मैं बोलता हूं दिस इज सपोज dx। तो एक बात बताइएगा, अब मैं यहां पहला स्टेप लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मैं इस dx की शिफ्टिंग के दौरान इस फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को वहां पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। बट एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा,
dx क्या है? दिस इज द इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये कह सकते हो कि इस dx की शिफ्टिंग के दौरान यहां पर होने वाला चेंज नेग्लिजिबल होगा? भाई x इतना बड़ा है, x के आगे dx बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल है, तो क्या बोलोगे आप? जो भी फोर्स में बदलाव हुआ वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। भाई बहुत ज्यादा तुम क्या लिखते? k नॉट एक्स प्लस dx लिखते, लेकिन dx की कंपैरिजन जब आप x से करोगे तो क्या कहोगे कि नेग्लिजिबल है वो। तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा? अब स्टेटमेंट सुनिएगा, अब स्टेटमेंट सुनिए। ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग, जब हम dx से बॉडी को शिफ्ट करा रहे हैं तो हम इस फोर्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज dx का जो लेंथ है वो इस x के करस्पॉन्डिंग नेग्लिजिबल है, बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं अब dw। बच्चों ध्यान से देखिएगा, dw मैं लिखूंगा f डॉट dx, राइट। बच्चों f डॉट dx में पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको f dx cos 0 लिख सकता हूं? अरे दोनों राइट साइड ही तो है, f भी देखिए डायरेक्शन में राइट साइड है, dx भी बच्चों राइट साइड है, तो cos 0 ही तो आएगा। सिंपल फॉर्म में ये f dx आया, पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू k नॉट x इंटू dx, ये आ गया हमारा dw। सबसे पहले मुझको ये बताइए, ये dw वाला कैलकुलेशन यहां बैठे जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सबको समझ में आया? बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का? यहां तक बच्चों क्लियर है? श्योर? सबसे पीछे वाले भैया आ गया समझ में? सबसे पीछे से दूसरे वाले भैया आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े, फिर चले आगे। अब हमारा अगला स्टेप मालूम है क्या होता है? बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो भी बड़ा आसान फंक्शन ही मिलेंगे आपको, कठिन नहीं मिलने वाले। अब हमारा अगला स्टेप होता है, बच्चों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W by इंटीग्रेट dw। मीन्स ये हमारे दूसरे स्टेप का ही पार्ट है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, वैल्यू आप रख सकते हैं, दिस इज k नॉट x dx फ्रॉम x1 टू, क्या आ जाएगा, x1 टू x2। तो k नॉट आप बाहर कर सकते हो, x dx। क्या ये स्टेप आए समझ में? फिर से बताऊं, दोबारा बताऊं? पक्का ना? देखिए यहां से बताऊं ना, ये तो समझ गए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dw। अभी w के लिए क्या किया? इंटीग्रल dw किया। dw की वैल्यू देखो बच्चों, k नॉट x dx थी, मैंने रख दिया k नॉट x dx, चलेगा। अभी k नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया, x ds का इंटीग्रेशन बचा। और एक मिनट, एक चेंज, x1 से x2, ये x2, ठीक। अच्छा आप सुनो, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक जनरल फॉर्मूला पहले भी दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं। एक जनरल फॉर्मूला पहले भी दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एन dx फ्रॉम x1 टू x2। देखिए x की पावर एन dx का मेन फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x1 टू x2 इसकी लिमिट चली गई, तो यहां इंटीग्रेशन हो गया। इस फॉर्मूले के द्वारा इंटीग्रल आप कर ले गए, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिमिट रखने की बारी है। अगर कोई पूछता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तुम सीधे बोलना है x की पावर n dx का इंटीग्रल होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये है मेन फॉर्मूला।
अब बात आई लिमिट रखने की। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो अब हम x को सबसे पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज x2 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस, अब इस x को इस लोअर लिमिट से हम रिप्लेस करते हैं, ये रहा, ये फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। बट जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, ये फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू है। आपको ये नहीं याद करना है, आपको याद करना है इस डिब्बे के अंदर वाली चीज। मेरी बात समझ में आई ना? अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको ये डिब्बे के अंदर वाली चीज याद करनी है। के बाद देखिए लिमिट का एप्लीकेशन है, यहां कुछ भी हो सकता है, यहां ए भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मत याद करो, ये खाली सीखो कि ये लिखने के बाद इस x को सबसे पहले अपर लिमिट से चेंज करना, यही लिखना पूरा, माइनस का साइन लगाना, इतना करने के बाद इस x को लोअर लिमिट से चेंज करना और यही लिखना पूरा एक बार फिर से यहां पे। अब जो अगर नंबर वंबर हो तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्या इतना आपने लिखा? बेटा नहीं लिखा तो लिख लो, अगर नहीं आता है तो, आता है तो लिखने की जरूरत नहीं। पहले बताओ ये लिखा, ये आता है? हाँ तो अभी शांत रहो, जो लोग लिख रहे हैं उनको लिखने दो, उधर तो मुझे आना ही है ना। ये लिख गया, हो गया। चलिए अब आता हूं इसके कैलकुलेशन की तरफ। बच्चों इसको गौर से देखो, x dx को, यहां x का कितना पावर लगा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या खुलेगा? इंटीग्रेशन। जो फॉर्मूला दिया उससे कंपेयर करके देखो, इंटीग्रल क्या खुलेगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। लिखूं अब डायरेक्ट? डायरेक्ट लिख दूं, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 है, याद रखना। तो यहां पे हुआ W K0। क्या ऐसे मेरा लिखना आपको समझ में आया? x1 से x2। अभी 1/2 है ना, आप इसको बाहर कर सकते हो, तो अब मैथमेटिकल है कैलकुलेशन, आपकी चॉइस पे है। K0/2, x को x2 से रिप्लेस करोगे तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। केस समझ आया? मैंने आपको न्यूमेरिकल के ही थ्रू समझाया है, बेकार की थ्योरी उठाने का कोई मतलब नहीं। जो चीज आनी है, जो चीज आपको बेहतर समझ में आ सकती, प्रोसेस वही रखना चाहिए। इन केस कोई डाउट हो, कोई बात ना समझ में आई हो, बच्चों कहने में संकोच मत करना बिल्कुल भी।
हाँ भाई हो गया। अब इसको हल्का सा एक लेवल ऊपर ले जाता हूं। देखिए ये केवल एक्स एक्सिस का मोशन है। अब आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद लाऊंगा 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, पहले उससे चर्चा करेंगे, लेकिन अब और पुरानी बातें हैं, बस मुझे सिर्फ आपको याद दिलानी है। कितना लिखो बेटा, तेजी से लिखो। हो गया। भाई ज्यादा समय लगे तो पहले से ही लिखना आप लोग शुरू कर दिया करें। मैं इतनी देर नहीं रुक पाऊंगा, मैं खड़ा हुआ हूं, क्या मतलब है। अब थोड़ी न करना है, अगली स्लाइड लगाना है। चले भैया आगे। फोन निकाल के फोटो खींच लिया करो तुम लोग, फिर लिखते रहो आराम से। अब आइए, ये कौन सा केस था, ये 1D का केस आपके सामने था। पहले 2D बताने के लिए आपको मैं एक बात याद दिलाऊंगा, और वो बात क्या है, आइए पहले इस पे चर्चा करें। आपको बच्चों याद होगा, जिस समय हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो मैं एक हेडिंग हम लोगों ने डील करी थी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। याद आया। यहां पे एक पॉइंट हम लोगों ने P मार्क आउट किया था, x, y, और ये हमारा OP वेक्टर हुआ करता था। तो हमने OP कैसे लिखा था, एक्स आई कैप प्लस, यही तो था। आज इस OP वेक्टर का डिफरेंशियल फॉर्म भी देख लो, आपके काम आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म की ही जरूरत पड़ती है। और इस OP वेक्टर को मैं एक काम करता हूं, मैं पहले नाम भी बदलता हूं, समझो भाई। इस बार मैं इस OP वेक्टर को OP वेक्टर ना कह के मैं एक पोजीशन वेक्टर R का नाम दे रहा हूं। क्या आपको किसी को कोई तकलीफ इसमें? इस पॉइंट के लिए एक पोजीशन वेक्टर R बोल रहा हूं, जो कि है xi प्लस वाई जे। तो कोई आपत्ति किसी को? नाम ही तो बदला है, काम तो वही है। अब इस R का डिफरेंशियल फॉर्म बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वेक्टर dr। इससे परिचय होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। dr के लिए कैसे लिखते हैं, कुछ खास नहीं है। जैसे R में xi प्लस वाई जे करते थे ना, तो dr में आप dxi प्लस dy जे करोगे। जैसे ये बड़ा सा ट्रायंगल बनता था, जिसमें एक वेक्टर होता था xi और दूसरी लेंथ होती थी yj, याद है। ठीक इसी तरह यहां आप एक और नन्ना मुन्ना ट्रायंगल बनाइए, ये लेंथ हो जाएगी dx और इसकी वर्टिकल लेंथ हो जाएगी dy। तो अगर मैं वेक्टर बनाता हूं ऐसे, तो क्या मैं dx i कैप लिख सकता हूं? फिर मैं वेक्टर बनाता हूं ऐसे, तो क्या मैं dy j कैप लिख सकता हूं या नहीं? क्या सबको बात समझ में आई मेरी? तो मैं dr, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या लिखूंगा, dxi प्लस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर इसकी जगह मेरे पास एक 3D वेक्टर होता, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास एक 3D वेक्टर होता, राइट, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस।
दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। आप जरा ध्यान देना, पहचानते हैं आप इस वेक्टर को? क्या नाम दिया जाएगा? याद करिएगा, ये वाली लेंथ होती थी ए, ये लेंथ होती थी सी, कुछ याद आ रहा है? और ये लेंथ होती थी बी। हमारा पॉइंट यहां पे रहता था पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे बताना? आवाज नहीं आई। ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इस आर को क्या लिखोगे? इस आर को क्या लिखोगे? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी की जगह मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख दूं, जिसमें ये लेंथ हो गई एक्स, ये लेंथ हो गई वाई, ये लेंथ हो गई जेड, तो ये आर क्या लिखा जाएगा? आर लिखा जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलो, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म फिर क्या लिखना चाहिए आप बताओ? इसी बात, इसी, यस बिल्कुल परफेक्ट, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग लिखेंगे टी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। जरा तेजी से इसको लिख लीजिए, फोटो खींच लें तो बेहतर है, नहीं तो बहुत तेज लिखिएगा जल्दी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मुझे याद दिलानी पड़ी। ये चीजें हमारी क्लास को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। हो गया? चले फिर आगे। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो। साइलेंट पे करो फोन। हो गया? एक वेक्टर भी तो बनाओगी बीच में, कि डिब्बा बना के खाली छोड़ दोगी तुम? डायगोनल्स, अरे दीदी, पीछे वाले कोने से आगे वाले कोने को मिलाओ। सुनो, हम क्लास के बाद खुदे बना देंगे, तुम टेंशन ना लेना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं अभी जलेबी बना दोगी वहां तुम। हाँ भाई, चलते हो आगे और एक एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल देखिएगा कितना बढ़िया है। अब एक बॉडी है और उसमें फोर्स आपको दे दिया, द फोर्स अप्लाइड on the body is F vector is equal to 2xi plus 3y square j Newton. Find the work done by the force on taking the body from 1,2
तो 4 कॉमा डायमेंशंस ये सारी मीटर में है बच्चों। जो लेंथ वाले मेजरमेंट है वो सारे किस में है? मीटर में, यानी एमकेएस सिस्टम हमारा फॉलो कर रहा है। आप मत करिए, मैं देता हूं ना करके। पहला सवाल है, आप अप्रोच पे ध्यान देना, बिना इधर उधर ध्यान भटकाए, सिर्फ अप्रोच देखिएगा कर क्या रहा हूं मैं। और आपको याद होगा मैंने कुछ स्टेप्स आपको दिए थे, देखिएगा मैं उन स्टेप्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पहला स्टेप क्या था? dw f डॉट dx था, बट इस बार बच्चों पता है मैं क्या करूंगा? मैं f डॉट dr लिखूंगा। याद है अपना 2 डायमेंशनल डिफरेंशियल वेक्टर dr dxi प्लस dy j, याद आया कि नहीं आया? सारे काम मैं ऐसे ही करने वाला हूं। आइए दिखाता हूं आपको। मेरा पहला स्टेप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dw विच इज इक्वल टू f। अब तो मैं डायरेक्ट ही लिखने वाला हूं। f बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 2xi प्लस 3y स्क्वायर j, 2xi प्लस 3y स्क्वायर j, और dr dxi प्लस dyj। आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो i डॉट i कितना होता है? i डॉट i कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। मुझको ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को कि सर ये कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आया, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है किसी के पास? चले फिर आगे। अब देखिए आपके पास अब यहां से चॉइस है। अगर आप अपने आप को तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी समझते हो तो यहीं पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओ, x का अलग y का अलग, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रल ही करना है। और अगर आपको लगता है नहीं हमसे कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप बेटा x का अलग सॉल्व कर लो और y का अलग सॉल्व कर लो, बाद में ऐड कर दो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना? आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना हो। आपको लगता है एक साथ हो जाएगा, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लगता है नहीं यार जल्दी में ऐसा ना हो कहीं हम गलत कर जाएं, तो आप अलग अलग इसको अलग सॉल्व कर लो भाई, इसको अलग कर लो, बाद में जोड़ दो, जाएगा काम। लेकिन मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं मैं ये कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, समझ गए? x की रेंज क्या है जल्दी बोलो? 1 से 4, यहां 1 यहां 4। y की रेंज क्या है? 2 से 3। देखो एक एक स्टेप मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये क्लियर हुआ? इंटीग्रल ही तो किया मैंने, बस एक साथ लिख दिया, क्योंकि मैं अपने आप को तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी समझता हूं। मेरी बात समझ में आ गई भाई? अरे आई कि नहीं आई? अब क्या होगा? x dx, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रल अभी अभी किया था, दीदी बताओ। पानीगढ़ को, हाँ ना 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 तुम दीदी नहीं, वो दीदी। 2 बाहर करो, x dx का इंटीग्रेशन बताओ अभी अभी क्या किया था, तुम्हें तो आता भी है क्या? इतना समय नहीं होता पास में, इतना समय नहीं होता। तुम बताओ दीदी। नहीं बट क्या एन एम एन नहीं पूछ रहा हूं, सीधे x की पावर। भैया लो कुछ सही नाम लिया ना? हाँ बताओ जरा जल्दी बता। x स्क्वायर बाय 2 ये आएगा। x की पावर 1 है, फॉर्मूला पलटो x की पावर n वाला, जिसको भी डाउट हो। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। देखिए क्या आता है, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। आया कि नहीं आया? कर दूं सीधे? चलिए तो इधर आया w, ये आया हमारे पास 2 टाइम्स x स्क्वायर बाय 2। देखिए ये, अब मैं आपको सच बताऊं, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
कि इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बात मानिए मेरी। और वैसे मैं फॉर्मूले देता चल रहा हूं, समझो ना बात को, फिर भी क्यों नहीं करते हो? करो बेटा, नहीं करोगे काम नहीं चले। पहला वाला क्लियर हुआ। दूसरा प्लस में है, 3 बाहर, 3 बाहर करने के बाद ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। 3 बाहर करने के बाद इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। दीदी फिर से बताओ, फिर दोबारा मौका दिया तुमको, दूसरा मौका सबको मिलता है। वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन, सबसे पीछे करो, सबसे पीछे, यस, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन। आगे 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 आगे, गुड। वाई क्यूब बाय 3, इतना टाइम नहीं होता, वाई क्यूब बाय 3, समझ में आई बात? तो आ गई 3 वाई क्यूब बाय 3, दिस इज 2 to 3। अब आपका काम खत्म, केवल मैथमेटिक्स बची है। 3 से 3, 2 से 2 कटा। अच्छा ये बताइए, क्या एक्स स्क्वायर को 4 स्क्वायर से रिप्लेस करोगे? सबसे पहले माइनस का साइन लगा के 1 स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो क्या ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। बेटा कितना है? 16 माइनस 1 15। ये आ गया 27 माइनस 8, कितना? कितना? ये है आपके इस सवाल का आंसर। अच्छा बताइए, सवाल तो लगते जा रहे हैं, अप्रोच समझ में आती जा रही है नहीं? अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। करो 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, नोट हो गया, नोट हो गया। इसका एक लेवल और पकड़िए, 3D, आराम से हो जाएगा। जैसे 2D किया वैसे 3D किया। 3D का आंसर आपसे चाहिए, लेकिन इस बार दोगे भाई? 3D का आंसर आपसे चाहिए। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए। हाँ भाई, अबे खटपट होने लगा, हमें लगा क्या वाकई में हेलमेट लगा रहे हो। मैं डायरेक्ट दे रहा हूं फोर्स की वैल्यू। फोर्स आया आपका 3x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप, ये न्यूटन। पॉइंट समझ लीजिए, बॉडी को आप ए से बी शिफ्ट कर रहे हो, वेयर ए इज 2, 3, 1, B is 4, 5, 2। मीटर में है ये मीटर्स की सारी रीडिंग्स हैं बच्चों। कृपया वर्क डन बाय फोर्स निकालें, त्वरित, फटाफट, तत्काल। ये देखना है सबसे पहला आंसर, वो भी सही, किसका आया। आंसर बोलने में घबराइएगा नहीं, बिंदास एकदम। टाइमर 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 भी लगाऊंगा, देखूंगा कितनी देर में आपने सॉल्व किया। टाइमर टाइमर टाइमर, 1 मिनट काफी रहेगा। आई गजब, कौन है? 119, क्या नाम भाई? निहाल, निहाल बाबू ने 119। देखिए, सही गलत बात की बात, लेकिन बंदे ने जिस कॉन्फिडेंस से आंसर दिया वो सुन के मजा आया। 67
पहला आंसर आया 119, दूसरा आंसर आया 67। निहाल बाबू 119, कृतार्थ बाबू 67। समय बढ़ता जा रहा है। घंटा बजने वाला है भैया, और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। 167। कौन बोला? आप ही बोले? अरे ये काट दो फिर। कौन बोला? संकल्प बाबू। और कोई आंसर देना चाहता है? तुम्हारा नहीं है कुछ? सेवेंटी 75। नाम बताइए। आर्यन। 52। कौन बोला? बस अब शुरू करता हूं अपना क्वेश्चन। 75 किसी ने दिया था, यहां पे आया। नाम बताओ। समृद्धि, शगुन, ऐसे तो है ना? हाँ भाई। 59। अब मुझे ऐसा लगता है निखिल बाबू 75। नाम भूल गया। साक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? 75 पक्का? नाम बताओ। अभिषेक। चलो एक काम करते हैं, अब बस। हाँ अब बस 23 75 अभी पता चल जाएगा। अच्छा चलिए, सबसे पहले डीडब्ल्यू में हम लोगों ने लिखा f.dx। f की वैल्यू है 3x² i प्लस yj प्लस 2zk डॉट dxi dyj dzk 3x² dx प्लस y dy प्लस 2z dz। क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रल करूं? बिल्कुल करूंगा। दिस इज x³ बाय 3। x की लिमिट 2 से 4। दिस इज y² बाय 2। y की लिमिट 3 से 5। और ये जाएगा आपका 1 से 2। ध्यान से देखना, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा। ये वाला टर्म कितना? केवल ये बताना। ये आ जाएगा 50। ये वाला, ये वाला, कितना? 60। यही? गुड। ये आंसर दिया था कृतार्थ श्रीवास्तव, है ना? आप ही थे? ये आंसर कृतार्थ बाबू का आया है। बाकी देखिए, हो सकता है कईयों का कैलकुलेशन फॉल्ट रहा हो सकता है किसी ने फॉर्मूला गलत लगाया हो, तो अपनी गलती स्वयं से ढूंढिए। ना मिले क्लास के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा आप कहां गलत थे। लेकिन गलती जानना जरूरी है। कंडीशन इज दिस, गलती जानना जरूरी है। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन।
पढ़िएगा मत। तो क्या ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाली बात आपको समझ आई पूरी तरह से? फिर से एक हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। बेटा नए पेज पे हेडिंग डालो, ये जगह कहाँ है ग्राफ बनाने की? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से वर्क डन का कैलकुलेशन। और सुनिए एक बात मजे की बताऊं आपको, जो हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया अंडर द ग्राफ हमें वर्क डन बाय फोर्स की वैल्यू देता है। मैं दिखाता हूं कुछ आपको, पहले देखिए, बहुत कायदे से देखिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट जनरल केस मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। अब जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया, कोई ना कोई तो इक्वेशन होगी इसकी, ना कुछ तो होगी, तो वो इक्वेशन हम लोग सीधे सीधे मानते हैं, लेट द फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स समझ गए? एक्स की कोई भी इक्वेशन, ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, यहां पे रेंज देखिएगा, जो वेरिएबल फोर्स से वर्क निकाला उसी को बेस बना के चल रहा हूं। x1 से x2 तक बॉडी गई है अलोंग एक्स एक्सिस। वर्क निकालने के लिए बच्चों ये बताओ, पहला स्टेप क्या होता था वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालने के लिए? हम लोगों ने पहला स्टेप क्या काम किया था? dw लिखा था, किसी x पर बॉडी को ले जाके dx खिसकाया था, dx खिसकाने में dw निकाला था। तो यहां भी देखिए क्या हो रहा है, जो पढ़ चुके हो बस उसी को ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। क्या ये छोटा सा हमारा dx का एलिमेंट होना चाहिए? बोलिए। और इस dx के करस्पॉन्डिंग आप बच्चों याद करो, मैंने कहा था कि जो भी फोर्स लोगे, याद करिए लैम्डा एक्स की इक्वेशन थी, थोड़ी देर पुरानी बात है अभी, मैंने कहा जो भी f की वैल्यू होगी इस dx के दौरान वो बदलेगी नहीं। जो भी फोर्स की वैल्यू होगी इस dx की शिफ्टिंग के दौरान वो चेंज नहीं होगी। मैंने आपको बोली थी ये बात, और उसका रीजन क्या दिया था कि जो dx है ये इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है, तो ये नेग्लिजिबल होगा लेंथ वाइज इन कंपैरिजन टू x। याद आई ना मेरी बात? तो मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, इस dx से करस्पॉन्डिंग f की एक वैल्यू भी दिखाई। अब ये जो शेप आपको नजर आ रहा, इसको मैं बोल सकता हूं इट्स अ राइट एंगल, इट्स अ रेक्टेंगल। ये रहा। अब आप कहोगे सर रेक्टेंगल कैसा है? रेक्टेंगल में तो सर सारी साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं कहूंगा भाई मेरे, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब ये इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है, इतना कम चौड़ाई है कि आप इस कर्वेचर को आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये कर्वेचर और ये स्ट्रेट लाइन अभी आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये दोनों अभी आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं बिल्कुल नजदीक लाता जाऊं लाता जाऊं लाता जाऊं, ना ना ना, ना भावना मत भाव भाई। अच्छा ये थे, इसको मैं बिल्कुल नजदीक लाता जा रहा हूं, नजदीक लाता जा रहा हूं, नजदीक लाता जा रहा, नजदीक लाता जा रहा। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों छोटे होते चले जा रहे हैं। जब इसको बिल्कुल मैं इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट पर ले आऊंगा, आप क्या कहोगे? ये भी डिफरेंशियल हो गया और ये भी डिफरेंशियल हो गया, इतना छोटा हो गया। बोलो क्या कहते हो? क्या मेरी बात समझ में आई जो मैं आपको बोल रहा हूं?
फिर से समझाऊं क्या? मैंने कहा भाई इसको हम पास ला रहे, अभी आपको अलग अलग दिख रहा है। एकदम जब इसको इनफाइनाइट स्मॉल के सेपरेशन पर मैं लेकर आऊंगा, उस वक्त क्या बोलोगे आप? कि ये भी डिफरेंशियल हो गया सर, और ये भी डिफरेंशियल ही हो गया, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट हो गए सर दोनों, तो दोनों को क्या हम ऑलमोस्ट सेम नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और तभी मैं इतने शेप को एक रेक्टेंगल से कंपेयर कर रहा हूं। और आप बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या नजर आता है? हाइट इंटू विड्थ होता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया। हाइट कितनी दिख रही बेटा? एफ के बराबर हाइट है, और लेंथ इसकी विड्थ कितनी दिख रही है? dx के बराबर। तो इसका जो एरिया होगा dA, area of considered element is dA is equal to f dx। और ध्यान करो, बाय डेफिनेशन क्या यही dw होता था? बाय डेफिनेशन क्या यही dw होता था? चलो मैं कहता हूं ना मानो dw होता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट तो बोलोगे भाई dw होता है, कह सकते हो ना? तो हेयर dA इज इक्विवेलेंट टू dw। दिस इंप्लाइज dw इज इक्वल टू f dx। देखते जाना, टोटल इंटीग्रल dw टोटल वर्क आ गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल f dx। यहां से बेटा क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? यहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो w है वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f वर्सेस x। समझ आई कुछ बात? भाई इसके इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? देखो पहले इधर ध्यान से सुनो, मैंने एक साथ कर दिया, पहले सुनो। एक स्ट्रिप का एरिया क्या निकला? एक स्ट्रिप का एरिया निकला dA, निकला। और इसी dA को हम लोग क्या बुला रहे हैं? dw। अब हमको मान लो टोटल एरिया की बात करनी है। टोटल एरिया कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। आप छोटी सी बात का जवाब देना, ऐसी कितनी स्ट्रिप्स आप x1 से x2 तक बना पाओगे? इनफाइनाइट बनेगी। तो टोटल एरिया dA प्लस dA प्लस dA प्लस dA। अब शब्दों में परिवर्तन कर रहा हूं, टोटल वर्क dw प्लस dw प्लस dw हो जाएगा नहीं हो जाएगा? dA ही तो dw है। तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स का एरिया जब आप ऐड करोगे, बेसिकली आप इंटीग्रल ही तो कर रहे हो dw का, इंटीग्रेशन ही तो कर। याद आई पुरानी बातें? तो मैंने जान के यहां पे लिख दिया कि दिस इज द वर्क डन, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f। आप समझ आई? और इंटीग्रल f dx ही होगा इस ग्राफ का एरिया। तो मोटी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर कहीं हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिलता है, तो उसका जो एरिया होगा ग्राफ का, वो हमेशा हमको क्या देगा? वर्क डन की वैल्यू। अभी मेरी बात समझ आई? तो अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, पहले ये लिखिए इतना। मंद मंद मुस्कान अपनी बंद रखें आप, ये मैं आपकी चोंच पे आके प्रहार करूं। समझ गए?
हो गया भाई? अब नीचे एक नोट लिखो इसी बात पे। और नोट में आपको लिखना है द एरिया, लिखो बेटा लिखो। अब नीचे लिखो नोट, एन टी, सिंपल सा स्टेटमेंट है जो अभी पढ़ा आपने। द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives the amount of work done by the force. Gives the amount of work done by the। आइए दो तीन सवाल इसी पे निपटाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये F वर्सेस X का ग्राफ है, कुछ ये 0, ये 10 और ये भी 10। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय 4। तुरंत के तुरंत चटापट आंसर दो, बिल्कुल चटपट चट, ऐसे आंसर आना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया निकालना है सीधे सीधे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट 50 जूल, सीधे सीधे। तो डायरेक्ट लिखो W इज इक्वल टू एरिया, अभी तो मैं इतना लिख रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स W इज इक्वल टू 50 जूल। ये हो गया पहला आंसर। आइए दूसरा दें, जल्दी करो। हो गया? बनाओ, तेजी से बनाओ, बहुत तेजी से काम करो, क्योंकि छोटे छोटे कई सारे सवाल निपटा देंगे अभी। हो गया भाई? हो गया? अगला फिर से चटापट आंसर देना, चटापट, बिल्कुल चटपट चट ऐसे। अभी ये वाला नहीं, अभी यही वाला। सवाल बन चुका है, इतनी देर में तो तुम सॉल्व भी कर लोगे। यस सर। 12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क बताइए। ये मीटर, ये न्यूटन। 12 मीटर के वर्क डन के लिए, सॉरी 12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क बताइए। 80 80 80 80 80 80 80 ही आएगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल मिला के एक रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा। मतलब मेरा जो अपना जुगाड़ होता है कैलकुलेशन का, वैसे तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत।
इसका देखिए क्या आएगा एरिया A1। A1 आप करोगे तो आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आया 20। A2 तो ये हो गया 20। ये देखो ये तो सीधा दिख रहा है 4 × 10 रेक्टेंगल है, कितना हो गया 40। तीसरा सिमिलर हो गया, फिर भी मैं लिखूंगा हाफ बेस इंटू हाइट, टोटल ऐड कर दीजिएगा। बीस 40 20, कितनों का सही हुआ? बहुत बढ़िया। अगला ये जल्दी से बताना क्या है। नहीं लगा सकते, ऐसे लगाओ बस, छोटे छोटे मेथड से निपटाया करो। तो आंसर सही आ रहा है तुम्हारा? हाँ तो बस ठीक है, लगाओ। चलो आगे। ये आई है एक्स, ये मीटर में है। ये आया वाई, ना अबे तुमको नहीं बोला है करने को, फुसफुसाए तो बेटा हमने गैस निकाली तुम्हारी सारी। ये 20। चलो अरे सवाल तो सुन लो। 0 से 20 मीटर तक का वर्क, 0 से 20 मीटर तक का वर्क, 0 से 30 मीटर तक का वर्क, 0 से 20 तक का वर्क जीरो, क्योंकि जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। 0 से 30 का वर्क केवल ये एरिया निकाल लो, ये दोनों कट जाएंगे। कितना आया? 100 आया, 100। बेसिकली ये A1 आया 100, ये A2 आया -100 और ये A3 आया 100। अभी आप समझ गए होंगे। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, अगला बनाया, बनाया नहीं बना? तो अगला वाला दे रहा हूं, बढ़िया चैलेंजिंग टास्क है, सही बता रहा हूं, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। बुद्धि लगेगी, वो भी हल्की वाली, हल्की वाली बुद्धि लगेगी भाई। चले चलो। आओ ये आया फोर्स न्यूटन। देखते रहना भाई, कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपको तकलीफ हो। ये रहा न्यूटन, ये रहा 10, ये रहा 15, ये रहा 20। आपको अब निकालना है व्हाट इज द टोटल वर्क। नहीं पता? जानबूझ के ब्रेक किया उधर वैल्यू। आपको क्या लग रहा है बाई चांस छोड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है, जानबूझ के छोड़ी है। ऐसे भी सवाल मिलेंगे। अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी बनी पता है क्या? ये वैल्यू निकालना। पहले बताओ, आपका नैतिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी ये बनी कि आप सबसे पहले मिसिंग वैल्यू बताएं, बिना उसके कर ही नहीं पाओगे भाई।
क्या नीचे ये वैल्यू 25? अबे नीचे भाई मेरे ये बता पहले, ये वाली वैल्यू एफ की कितनी आ रही है? और मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा, और मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा भाई। आप बड़े खामोश बैठे हैं, आपकी खामोशी के पीछे क्या राज है? आ रहा है समझ में? गुड। हाँ भाई, चहकते रहो, मजा आता है पढ़ने में पढ़ाने में। कोशिश करो, अकल लगाइए, अकल 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 लगाइए। माइनस माइनस 15, मुझे केवल मिसिंग वैल्यू चाहिए। सुनो, ऐसे नहीं सोचो, वैसे जुगाड़ है, टेन थीटा की वैल्यू से आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना पेन उठाए भी समझाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जितना स्पीड पकड़ लो उतना बढ़िया। सुनो मेरी बात, पहले बताओ यहां से यहां तक पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सुनते जाना बहुत ध्यान से, बिना ओ भैया इधर, यहां से यहां तक पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सुनते रहना सुनते रहना। अगर यहां से यहां तक पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो पूरे ग्राफ का स्लोप भी बराबर होगा। भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट। अभी ध्यान से सुनो, तुम हॉरिजॉन्टल 10 जब आगे आए हो तो 20 से 0 हो गई है वैल्यू। देसी मेथड बता रहा हूं पहले मैं आपको, फिर टेन थीटा वाला भी समझा दूंगा, लेकिन ये समझ गए तो पट से सवाल लगेगा। मैंने क्या कहा, जब आप हॉरिजॉन्टल में 10 आगे आए हैं तो फोर्स कितना नीचे आ गया है? 20, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे खड़े हो ना, यहां फोर्स कितना है? अरे इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। तो जब आप 10 से आगे आए हो तो फोर्स कितना कम हुआ? जब आप 10 से, मैग्नीट्यूड में बात कर लो, जब आप 10 से आगे आओ तो फोर्स कितना घटा? 20 घटा। जब आप 10 से आगे आओ तो फोर्स कितना घटा? 20 घटा। जब आप 5 से आगे आओगे तो फोर्स कितना नीचे जाएगा? 10। निकल आया तुरंत? तुरंत आया कि नहीं आया? जब आप 10 आगे आए हो तो ये 20 कम हो गया, तो जब आप 5 आगे आओगे तो 10 ही तो नीचे आएगा, राइट? नहीं समझा? समझ गए पक्का? जब तुम 10 आगे आए हो तो भाई स्ट्रेट लाइन है ना, जब तुम 10 आगे आए हो तो कितना नीचे आ गई वैल्यू? कितनी नीचे आ गई? 20 आ गई। तो जब तुम 5 आगे जाओगे तो कितना और नीचे आ जाएगा? 10 ही तो आएगा नीचे। ये आधा हो गया ना, तो हाइट भी तो आधी हो जाएगी। अब मेरी बात आई ना समझ में? एक तो ये मेथड है भाई जिससे आप सीधे सीधे लिख सकते हो -10। दूसरा सुनिएगा, जो नॉर्मल अप्रोच जिसे कहते हैं, भाई अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ, ये वाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, तो बताइए टेन थीटा बच्चों लगाओगे, यहां से देखिएगा ये पूरा कितना है? 20, ये कितना है? 10, कितना हुआ? 20/10 यानी कि 2। अच्छा बताइए यही थीटा यहां पे लगाओगे, y अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5। तो ऑल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 5। अच्छा ये बात बताओ, ये 2 और ये y अपॉन 5 दोनों बराबर होंगे? दोनों ही टेन थीटा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? तो हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 यानी कि y इज इक्वल टू 10। अभी जब उधर लगाओगे तो -10 लगा देना, मैंने मैग्नीट्यूड में डील किया पूरा। आया कि नहीं आया? अब यार ये बताओ, इससे तुम्हें लिखना पड़ा, समझना पड़ा, 10 लगाना पड़ा, मेरी वाली बात अगर तुमको समझ में आई तो तुम खाली इतना बोलोगे, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, अगर 10 आगे बढ़े तो 20 उतरा, 5 आगे बढ़ोगे 10 ही तो नीचे आएगा। अब बताओ मात्र 2 या 3 सेकंड में कर लेगा कि नहीं कर लेगा? समझो ना, वैल्यू समझो जो बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं सब, छोटी छोटी सी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या सोचा, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, 10 आगे गए तो 20 उतरा, 5 आगे आओगे तो 5 ही तो नीचे आएगा, सॉरी 5 आगे आओगे तो 10 ही तो नीचे आएगा, हो गया काम। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये क्या है ना, ये सेकंडों में हो जाता है, बाकी आपके आगे कैलकुलेशन है, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब बताओ इसका आंसर कितना आया? एक एरिया ये बोलना A1, एक एरिया ये बोलना A1,
एक एरिया ये बोलना A2 और तुम्हारा आंसर आएगा W इज इक्वल टू A1 प्लस A2। सुनो, ध्यान से सुनो, A1 प्लस A2 लिखा जरूर है, लेकिन A2 अपने आप में कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, याद रखना। तो माइनस होगा अल्टीमेटली। बताइए कितना आ रहा है? -50 +50 +50। हाँ भाई, +50 कर दें तो ये अच्छा ही, चलो निकाल ही देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 100 आएगा, ये तुम्हारा आएगा, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। हाँ, ये आ गया 100 प्लस ऑफ -50। बोलिए, ग्राफ राफ वाले निपट जाएंगे सवाल अब आपके सामने आए तो? बोलो बेटा। क्या इतना क्लियर है? कोई डाउट? क्या वर्क की यूनिट और डायमेंशन अलग से निकालनी है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, बताओ इसी बात पे। अब एक हेडिंग डालिएगा, एनर्जी। एनर्जी एक लाइन लिखेगा। अच्छा, एनर्जी क्या होती है आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा मैं। एनर्जी कई बार आप बोलते चले आ रहे हो, काफी छोटी क्लासेस से बोलते आ रहे होगे। क्या होता है? हाँ भाई बोलो। कैपेबिलिटी है काम को करने की, सीधी बात है। अब इसको आप अलग अलग शब्दों में बोल दो। एक लाइन इसके बारे में लिख दीजिएगा, थोड़ा सम्मान बनता है भाई इसके लिए। लिखिएगा, एनर्जी इज डिफाइंड एज द energy is defined as the energy is defined as the internal capacity to do work. Energy is defined as the internal capacity to do work, right? अच्छा, देखिए, एनर्जी जब भी हम लोग डील करते हैं तो एनर्जी के नाम पे हम लोग केवल दो टाइप की एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी को एक्चुअली बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। अपनी मैकेनिक्स की भाषा में हम लोग एनर्जी को नाम देते हैं द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये दो टाइप की एनर्जीज का समेशन होता है। एक होती है पोटेंशियल, हर तरह की पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने बोला तो वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अभी सबके बारे में बता दूंगा मैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रो, मतलब कहने का मतलब जितने तरह की पोटेंशियल एनर्जी आपको नजर आ रही सिस्टम में आप सारी उठाओगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की कभी भी अगर बात हो तो हमेशा याद रखना केवल दो तरह के एनर्जीज का समेशन होता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो जहां आपने एनर्जी की डेफिनेशन लिखी उसी के नीचे स्टार बनाइए, एक लाइन लिखिएगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, स्टार बना के एक लाइन लिखिएगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम the total mechanical energy of a body or system is equal to the total mechanical energy of a body or system is equal to the summation of is equal to the summation of its total potential energy, the summation of its total potential energy and its total kinetic energy.
किसी भी बॉडी या सिस्टम की अगर आप एनर्जी डिस्कस करते हो तो याद रखिएगा उस बॉडी या सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी और उस बॉडी या सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी के समेशन के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक बात। तो मैं कुछ ऐसा काम करने वाला हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये लिख लीजिएगा और इसको एक बॉक्स में, बढ़िया से बॉक्स में बंद करिएगा इस तरह से। और ये आगे आने वाले वर्क एनर्जी जब आप पढ़ोगे, एनर्जी बैलेंस पढ़ोगे, तो आपका यही फॉर्म चलेगा टोटल, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी हर तरह की हो सकती है भाई, जरूरी नहीं है मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो सकता है कुछ मैग्नेटिक एनर्जी का पार्ट हो। तो पोटेंशियल, अगर जो भी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है पोटेंशियल में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सॉरी चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, यार वॉटेवर, किसी भी तरह की एनर्जी, सारी टाइप की एनर्जी इसमें आएगी। और अगर मोशन की वजह से एनर्जी डील कर रहे हो तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो काइनेटिक होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी छोटी सी चीज थी यार ना। अब आपको पोटेंशियल और काइनेटिक, देखिए काइनेटिक एनर्जी को अलग से पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, सबको मालूम है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब एक काम करो, बोल रहा हूं तो लिख ही लो यार, छोटी सी हेडिंग है, काइनेटिक एनर्जी लिख लो, एक हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी KE, छोटी सी हेडिंग डालिएगा काइनेटिक एनर्जी KE लिख देना है, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। और एक लाइन लिख दीजिएगा, इट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखेगा इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से बनती है, राइट? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई ओके। आपको मैंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानकारी दी है, F इज इक्वल टू KX, पहले आज वो सीखेंगे। एक अब हेडिंग डालिएगा, क्या हुआ? परेशान कर रहा है? समय खराब हो जाएगा बेटा अभी। हाँ, एक हेडिंग डालिएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स करके एक हेडिंग डालिएगा। स्प्रिंग फोर्स। देखिए ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि स्प्रिंग क्या होती है भाई, राइट? ये तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, और आपसे मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि सबको मालूम है। तो कुछ ऐसा ही कहानी हम लोग आज करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग रखी हुई है जिसकी की लंबाई है सपोज L0, और उसकी रेफरेंस लाइन मैं कुछ ऐसे ले लेता हूं, ये रही। अभी एक बंदा आया ने इस स्प्रिंग को किसी L डिस्टेंस से पुल किया, क्या आया? अब ये बताओ, बिना फोर्स लगाए तो पुल नहीं कर पाएगा, तो ये लगा F एक्सटर्नल। ध्यान से समझिएगा, आपने फील किया होगा कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो भी हमें अपनी तरफ खींचती है, या जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो भी बाहर की तरफ हमको फोर्स देती है। कहने का मतलब हम जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं
स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के हमारा अपोज करती है, राइट। तो यहां पे मैंने देखा कि अगर मैं एफ एक्सटर्नल ऐसे लेके खड़ा था और मैं बोलता हूं कि हेयर द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स, यहां पे स्प्रिंग में जो खिंचाव है वो एक्स आया है, तो स्प्रिंग को मैंने देखा कि एक स्प्रिंग का फोर्स बनता है जो मेरे इस एफ एक्सटर्नल के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। भाई अगर मैंने इसको रोक रखा है, संभाल रखा है, तो क्या लास्ट वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पे ही तो हुआ? मैंने जितना फोर्स लगाया स्प्रिंग ने भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिया होगा। तो इस समय जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये वाला नहीं है, वो किसके ऊपर है? वो स्प्रिंग के फोर्स के ऊपर। अब मैं एक काम करता हूं, बड़े धीमे धीमे बड़ी स्लो मोशन से एक काम कर रहा हूं। ये नॉर्मल लेंथ पे था ना, मैंने यहां पे चेक किया बिल्कुल ऐसे हाथ लगा के, मैंने सोचा यार यहां स्प्रिंग फोर्स लगा रही तो हो सकता है यहां भी लगा रही हो। मैंने स्प्रिंग को पकड़ के देखा, एकदम कुछ मुझे महसूस ही हुआ स्प्रिंग फोर्स लगा भी रही है। तो यहां पे मैंने ऐसा पाया कि स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हुआ? 0। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा भाई थोड़ा सा खींच के देखते। जैसे ही बहुत माइनर सा इसको मैंने पुल किया, स्प्रिंग ने भी बड़ा माइनर सा एक फोर्स। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, स्प्रिंग को खींचोगे तभी फोर्स लगेगा या स्प्रिंग को पुश करोगे तभी फोर्स लगेगा? मैंने इसको और खींच दिया, देखा स्प्रिंग ने और ज्यादा फोर्स दे दिया। करते करते मैंने इसको एक्स खींच दिया, तो यहां पे एक अच्छा खासा मुझे स्प्रिंग का फोर्स मिला। लेकिन ये मिलते ही मुझे एक बात समझ में आ गई, मालूम है कौन सी बात? ये जो स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रही है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो है इसका एलोंगेशन या इसका कॉम्प्रेशन। देखिए कॉम्प्रेशन की भी फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो दोनों ही टाइप के मिलेंगे। ये एक्स है, इस बार स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है और जो हमारा एजेंट है वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अभी बात समझ आई कि नहीं आई? आप खींचोगे तो अंदर फोर्स देगी, आप प्रेस करोगे तो बाहर फोर्स देगी। लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो फोर्स है ये सबसे ज्यादा मतलब मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम इस स्प्रिंग को कितना पुल कर रहे हैं या कितना पुश कर रहे हैं। इस बात पे बिल्कुल नहीं खींचोगे, बिल्कुल नहीं पुश करोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा फोर्स, और जितना ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे या जितना ज्यादा इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। मेरी बात क्लियर है? समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो जो समझ में आया पॉइंट वो ये था कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अभी एक्स यहां पे देखिए इलोंगेशन भी है और कॉम्प्रेशन भी है। अब मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा? स्प्रिंग का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और ये एक्स क्या है? पहले केस में इलोंगेशन है और दूसरे केस में कॉम्प्रेशन है। तो इससे मैटर नहीं करता कि एक्स इलोंगेशन है या कॉम्प्रेशन है, लेकिन हाँ ये वैल्यू होनी चाहिए। कितना इलोंगेट किया, कितना कॉम्प्रेस किया, ये डायरेक्टली उस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग का फोर्स होगा। अब एक सज्जन हमारे पास है, कहते सर ये तो कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, ये तो रिलेशन हो गया, फॉर्मूला कहाँ है सर? मैंने कहा फॉर्मूला भी मिलता है भाई। मैंने कहा यहां पे फॉर्मूला बनाना है तो मुझको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा, और उस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। बात मेरी समझ गए? अब यार ये क्या होता है इसके बारे में सुनो। अब जैसे हमने बोला F इज इक्वल टू के एक्स, तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू F स्प्रिंग बाय एक्स। क्या ये बात समझ आई? और देखिए जो F स्प्रिंग की वैल्यू थी हम उसी को क्या लिख रहे थे? F एक्सटर्नल बाय एक्स। कर सकते हो कि नहीं पहले बताओ? जो F स्प्रिंग की वैल्यू है क्या वो F एक्सटर्नल के बराबर है? देख लीजिए दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड वाइज तो हम बराबर कर ही सकते हैं ना। फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि इस x को अगर डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इफ x इज इक्वल टू यूनिटी
K इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अगर X को हम लोग यूनिट बोल देते हैं, K किसके बराबर हो गया? F एक्सटर्नल के। मालूम है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी स्प्रिंग को यूनिट लेंथ से कंप्रेस करने या किसी भी स्प्रिंग को यूनिट लेंथ से इलोंगेट करने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वही फोर्स कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके स्कूल्स में पूछी जाती है, लिख लीजिएगा, अभी मैं डिफाइन करवाता हूं आपको। पहले इतना काम करिए, जल्दी लिखिएगा। इस समय रहा तो मैं वॉकडन बाय स्प्रिंग तक पूरा आज पढ़ाने के मूड में हूं, और बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा ही है। बड़ा होता तो मैं खुद ही अगली क्लास के लिए। हो गया? लिख गया? अब जरा लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ के। ये एक हेडिंग डालिएगा, के की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ के लिखिएगा। फॉर यूनिट कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन, फॉर यूनिट कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन, फॉर यूनिट कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन, the value of force required for a spring, the value of force required for a spring is called spring constant, is called spring constant। समझ गए? ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो देखिएगा, यूनिट्स ऑफ के। ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू है F एक्सटर्नल बाय एक्स, तो लिखोगे न्यूटन अपॉन मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। एक तो ये हो गया। फिर डायमेंशंस, फोर्स का होता है MLT -2 और डिवाइड बाय एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? ML0T माइनस, ये आ गया डायमेंशन। डायमेंशंस का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। पढ़ा लीजिए इतना 2-3 वर्ड। क्या इतना समझ आया? कोई डाउट? राइट डाउन द हेडिंग। Write down the heading. Work done by spring force. Write down the heading. Work done by spring force. हो गया? ये हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक? आज जितना पढ़ाया क्या सब समझ आया? ठीक। अच्छा सुनिए, कुछ बच्चे थे जो स्कूल के लिए, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1-2 अनाउंसमेंट करने हैं, लीजिए। स्कूल के लिए कुछ मेरे पास एक आध मैसेज या फोन भी आए थे कि स्कूल में आपके एग्जाम्स होने वाले। एक काम करो, पहले जरा इसको रिकॉर्डिंग रोको।